Hello my dear students, very good morning. Today we start the further lecture on the topic cell. Last class में मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन तक अच्छे से समझा दिया था. हमने सेल वॉल देख ली, क्लियर? हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको तीनों मॉडल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे और जो अभी हम पढ़ते हैं दैट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन. हमने वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में विद द स्ट्रक्चर विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, ठीक है. आज मैं आप लोगों को, अब क्योंकि मैंने सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को पढ़ा दी है, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को आज ऑस्मोसिस पढ़ाने वाली हूँ. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस थोड़ा ध्यान से समझना है बिकॉज सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है ना बेटा, सेल के अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड फ्रॉम अनदर सेल टू अनदर. प्लांट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम रूट्स टू द अपर ऑफ द लीव्स, किस तरीके से ये वाटर, आपने देखा होगा क्वेश्चन माइंड में आता है, सॉइल के नीचे पानी है, ठीक है, सॉइल में पानी बहुत सारा प्रेजेंट है और जो प्लांट्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मूव करते हैं, ठीक है. ग्रेविटी ज्यादातर क्या कर रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन प्लांट्स उसके ऑपोजिट ग्रो करते हैं और वाटर का मूवमेंट भी इसीलिए ऑपोजिट के डायरेक्शन में होता है. ये कैसे पॉसिबल है? कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी ऊपर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी पानी प्लांट्स में ऊपर की तरफ कैसे फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, कैसे ऊपर चढ़ पा रहा है, ऐसे क्या प्रोसेस है? तो बेटा द प्रोसेस इज विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस. ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की वजह से ऑस्मोसिस होता है एंड ऑस्मोसिस की वजह से ही पर्टिकुलर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के थ्रू प्लांट्स के ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चढ़ पाता है. बात समझ आ गई? तो आज हम उसी को समझेंगे कि ऑस्मोसिस वर्क कैसे करता है. सबसे पहले हम डिफ्यूजन जान लेते हैं. सी बेटा, हमारे अर्थ पर, हमारे आसपास कुछ सब्सटेंसेस, कुछ भी क्या, ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, ठीक है. मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस हैपन. अब कई रीजंस हो सकते हैं मूवमेंट के, जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मेरे मूवमेंट के लिए मैं बात करूंगी, मैं यहाँ से अगर आगे की तरफ मूव करके आई हूँ तो इसका रीजन क्या हुआ कि मेरी पास में कुछ ऐसी मसल्स है और मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में है. कंट्रोल इन द सेंस कि सेंसेस है मेरे पास में, जिसकी वजह से मेरे पास में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स है, दोनों की हेल्प की वजह से मैं आगे की तरफ मूव कर पा रही हूँ. मैं मेरे मसल्स को मूव कर पा रही हूँ वॉलंटरी मसल्स की वजह से. बात समझ आ गई? दूसरे मूवमेंट की मैं बात करती हूँ लाइक विंड, गैस, ठीक है. तो ये गैस कैसे मूव कर रही है, बात समझते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मैं एक ले लेती हूँ. ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गैस पार्टिकल्स, बहुत प्रेशरली एक बॉक्स के अंदर क्या कर रखा है, बहुत प्रेशरली एक बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा गैस भर रखी है. क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे जो है वो है वैक्यूम, मतलब यहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है. क्लियर हो गई बात? हम गैस के पार्टिकल्स ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स ले लेते हैं, फाइन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है. अब आप जैसे ही इस पर्टिकुलर लिड को हटाओगे क्या होगा, क्या होगा? फटाफट से ये जितने भी गैस पार्टिकल्स है सारे क्या होंगे, बाहर की तरफ एक्सप्लोड करेंगे. जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी वहां पे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बढ़ने की कोशिश कर बढ़ जाएंगे, आगे की तरफ बिल्कुल बहते हुए आएंगे, ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा दोनों ही साइड में जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो इक्वल रेशियो में प्रेजेंट हो जाएंगे. बात समझ आ रही है मेरी? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट में दो थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. अब वो कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट हो गई? एक तो होता है बेटा एक्टिव मूवमेंट, मैं अभी उसी के साथ डिनोट करूंगी जो मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाया. एक्टिव मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा है, यूज एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे. और दूसरा हो रहा है पैसिव मूवमेंट, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं हो रही है, कुछ भी अदर ऐसी चीजें हैं जो क्या हो रही है, कुछ अलग ही फोर्सेस है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है. सम अदर रीजंस की वजह से क्या हो रहा है, पैसिव मूवमेंट हो रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सम अदर रीजंस.
अब वो अदर रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे, वो कौन सा टाइप का मूवमेंट था? एक्टिव मूवमेंट था कि पैसिव मूवमेंट था? बेटा वो था पैसिव मूवमेंट, क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, उस बॉक्स का लिड ही हटाया, हमने उन गैसेस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी हमने प्रोवाइड नहीं करी कि जिसकी वजह से गैसेस यहाँ से निकल के यहाँ पे आए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ पे गैसेस यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करी, कुछ अदर रीजंस हुआ, और उन पार्टिकल्स के अंदर भी अपनी कोई एनर्जी नहीं थी कि उन पार्टिकल्स के अंदर, या मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी पैकेट्स है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी पैकेट से तो अपने आप ही जंप कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव मूवमेंट। बात समझ आ रही है? तो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट के बीच में समझ आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाती हूँ। मैंने क्या ली है? ग्लास ट्यूब ली है। ठीक है, तो ग्लास ट्यूब ली है। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने यहाँ पे सेंटर में परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है मैंने। लेट इट, इसको हम ए ट्यूब बोल देते हैं, इसको हम बी ट्यूब बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भरा है मैंने पानी। सी, इस ए ग्लास ट्यूब के अंदर तो पूरा पानी फिल्ड है, मैंने पूरा पानी फिल्ड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन बी के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही पानी फिल किया हुआ है। बात समझ आ गई? और बीच में मैंने मेम्ब्रेन लगा रखी थी। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक होती है बेटा परमिएबल मेम्ब्रेन, तीन टाइप की होती है बेटा। ठीक है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, नो परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। नो परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया जहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, या मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी है तो उसके होल्स इतने ज्यादा हैं कि आराम से वाटर, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, अनसॉल्यूबल, अनवांटेड सब्सटेंसेस सब क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। ठीक है, या फिर वहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और सब्सटेंसेस का आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर लें तो वहां पे क्या हो रहा है? उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की जो छेद है, उसकी जो पोर्स है तो थोड़े से बड़े होंगे, तो वाटर के साथ साथ सॉल्यूट सब्सटेंस भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सब्सटेंसेस भी आराम से पास कर जाएंगे। पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो बेटा मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं वो इतने स्मॉल हैं कि उससे सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स ही मूव कर पाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है सेल, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया था ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोटीन्स है? टनल प्रोटीन्स है, ट्रांसवर्स प्रोटीन्स है। वो प्रोटीन्स का जो पोर्स है वो इतने छोटे, इतने माइन्यूट होते हैं बेटा कि वहां से सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का सोलवेंट ही एंटर कर सकता है। एंड वी ऑल नो सोलवेंट इज मेड अप ऑफ यूनिवर्सली कॉल्ड वाटर। यूनिवर्सल सोलवेंट किसको बोलते हैं? वाटर को। तो सिर्फ वाटर ही ट्रैवल कर सकता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को यहां से हटा दिया। क्लियर? मेम्ब्रेन को मैंने क्या किया, यहां से हटा दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? एवरीबडी नोज कि क्या होगा। ये पानी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी फिल्ड है, यहाँ पे पानी का लेवल कम है, तो नॉर्मल सी बात है प्रेशर किधर जाएगा? इधर। तो पानी ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ये सबको पता है। ठीक, और यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? लेवल इसका नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से फ्लो करते 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 एक लेवल आ जाएगा जहां पे दोनों ही ग्लास ट्यूब के अंदर पानी क्या हो जाएगा? इक्वल लेवल पर आ जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ कि ए ग्लास ट्यूब के अंदर ऐसा क्या था कि वो वाटर जो है किधर की तरफ मूव करने लग गया? बी ग्लास ट्यूब की तरफ। वो भी आपने प्रेशर प्रोवाइड किया? कुछ भी नहीं। या आपने हाथ से दबाया उसको, या एयर से ब्लो करा? नहीं करा। अपने आप ही वाटर क्या हुआ? उस जगह पे फ्लो करने लगा जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम थी। तो बेटा ये क्या है? ये पैसिव मूवमेंट्स है। इसके अलावा आप देखो, हम मंदिर में इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक है, अब जहां हमने अगरबत्ती जलाई आपको दिखेगा वहां पे धुआं ज्यादा है,
ठीक है, यहाँ मैंने अगरबत्ती जलाई, आपको थोड़ी जैसे आप जलाओगे यहाँ पे आपको उसका धुआं ज्यादा नजर आएगा, उसकी खुशबू आपको फ्रेग्रेंस यहाँ ज्यादा नजर आएगी, स्मेल आएगी, और यहाँ पे आपको नहीं आएगी। बट आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आपको वहां तक भी फील होने लगेगी, या आप इस पर्टिकुलर रूम के किसी भी कॉर्नर में खड़े हो आपको वहां तक उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जल रही थी फ्रेग्रेंस, जहां पे इंसेंस स्टिक जलाई जब, वहां पे उसके पार्टिकल्स ज्यादा थे, ठीक है, और धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होने लगे, क्योंकि गैस पार्टिकल्स है आपको पता है, मूव करते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, तो फ्लो करता 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 पूरे रूम में फैल जाते हैं ये पार्टिकल्स। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का नॉर्मल सी बात है, हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। बात समझ आ रही है? लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, जो डिफ्यूजन है बेटा, डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी में भी हो सकता है, वो गैसियस रीजन में भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड रीजन में भी हो सकता है, और सॉलिड रीजन में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, diffusion is a process in which the particles movement is from higher concentration to lower concentration. A ग्लास ट्यूब में पहले वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और बी में कम था, तो इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा। सेम ऐसे ही जब हमने जो अगरबत्ती जलाई उस वक्त वहां पे जो धुएं के पार्टिकल्स थे वहां पे कंसंट्रेशन उसका हाई था, और धीरे 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 वो कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ने लग गया, लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जहां पे उस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स नहीं थे, तो हायर कंसंट्रेशन से मूव करा लोअर कंसंट्रेशन तक। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ सेम उसी टॉपिक पर। जैसे हमने 2 बॉल ले ली आयरन की, ठीक है, ये ए बॉल है और एक और बॉल मैंने ले ली, ठीक है, बी बॉल, फाइन। अब देखो इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया, पर्टिकुलर बॉल का, मेटालिक बॉल का था 100 डिग्री सेल्सियस, और इस बॉल का टेम्परेचर मानो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर इस तरीके से इसको रख दिया, फाइन, इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रख दिया। अब मुझे आप बताइए कि क्या होगा इसके अंदर। नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि क्या चेंजेस नजर आएंगे। सी, इंसुलेटिंग बॉक्स, मेटालिक बॉल्स है ये, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, यहां से यहां फ्लो करेगा, फाइन। तो अल्टीमेटली क्या इक्विलिब्रियम बन जाएगा, दोनों ही बॉल किस टेम्परेचर पर आकर स्टिक हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, 50 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां की जो थर्मल एनर्जी थी, जो हीट एनर्जी थी ड्यू टू द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, पर्टिकुलर बी बॉल के सॉलिड पार्टिकल्स के साथ अटैच होगी, और वो धीरे धीरे बी बॉल के अंदर एंटर करती जाएगी, और एट द एंड जब इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल स्टेज पर आ जाएंगे, जब टेम्परेचर दोनों ही बॉल में इक्वल हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड कि क्या हो गया, इक्वल टेम्परेचर दोनों ही बॉल में प्रेजेंट हो गया। बेटा मैंने आपको जितने भी एग्जांपल बताए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिफ्यूजन की वो डेफिनेशन बता दी थी, ठीक है। क्या बताया था मैंने उसमें आप लोगों को कि इट इज द प्रोसेस इन विच पर्टिकुलर सब्सटेंसेस ट्रैवल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फाइन, समझ में आ रही बात। अब हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन क्या बेटा, पार्टिकल्स का मूवमेंट। पार्टिकल्स का मूवमेंट चाहे फिर वो गैसियस मीडियम में हो, चाहे सॉलिड मीडियम में हो, चाहे लिक्विड मीडियम में हो। यहाँ जो मैंने आपको बताया ये हमने क्या लिया, दिस इज द सॉलिड मीडियम। यहाँ पे जो हीट है वो फ्रॉम सॉलिड ए बॉल टू सॉलिड बी बॉल ट्रैवल कर रही है। इससे पहले जो मैंने आपको ग्लास बॉल वाला, जो ग्लास बीकर वाला जो एग्जाम्पल बताया था, ए बीकर बी बीकर, वाटर ट्रैवल करा फिर इक्वल उसमें आ गया, तो वो कौन से मीडियम का एग्जाम्पल था, वो लिक्विड मीडियम का एग्जाम्पल था। बात समझ आ रही है। इसके अलावा मैंने आपको इंसेंस स्टिक का भी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो वो गैसियस मीडियम का एग्जाम्पल था। तो हमने तीनों मीडियम में एग्जाम्पल देख लिए, और तीनों मीडियम में हमने ये देखा
कि हायर कंसंट्रेशन से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेशन में, और यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टिकल्स की, जिन पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अब चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे गैसेस का फ्लो हो, चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो, उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स की अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके ऊपर कोई एनर्जी सोर्स लगाया जा रहा है, ना ही उनके ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप इन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जहां हायर कंसंट्रेशन है, चाहे विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड, अदर फैक्टर्स, उनकी वजह से वो पार्टिकल वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव कर रहे हैं, और वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात ये वाली? यहां तक ये चीज समझ आ गई, डिफ्यूजन समझ आ गया। चलो अब हम आगे देखते हैं ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन हमें अच्छे से समझ आ गया है। देयर इज नो एनर्जी विल टेक प्लेस इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration, and this type of movement is called passive movement। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक्टिव मूवमेंट में तो बेटा एनर्जी ली जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वो एक्टिव मूवमेंट है, हम उसको पैसिव मूवमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, क्या हुआ, अंदर से जो सॉकेट है वो ज्वाइंट हो गया, और तुरंत इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। तो हमने क्या दिया, हमने चार्ज दिया, हमने एक एनर्जी दी, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे। बट यहाँ पे तो हमने कोई चार्ज नहीं दिया, कोई फोर्स नहीं दिया, बट अपने आप ही पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव मूवमेंट, ठीक है। और वाटर के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा, वो इसी की मदद से होता है, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ऑस्मोसिस अगेन इट कंटेन्स पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स का ही मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखकर यहाँ पे बताया था, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे अब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर substance नहीं, transportation of solvent or water particles from higher concentration of solution to lower concentration of solution, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ solvent or water molecules from higher concentration to lower concentration of solution, ठीक है। अब इसी चीज को हमें समझना है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशंस जान लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप, क्लियर? तो कौन कौन से? पहला हो गया हाइपोटोनिक, चलिए पहले हम हाइपर ले लेते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें ये जानना है कि क्या है ये, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है इंस्टेड ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन इन विच concentration of solution inside the cell is higher than outside the cell। बात समझ आ गई? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो है जिसमें पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। हम अभी सेल के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रही, मैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जिसमें सोलवेंट और सॉल्यूट दोनों इक्वल है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल, अब चाहे वो सेल के अंदर हो और चाहे सेल के बाहर हो। हम जब सॉल्यूशन की, अभी मैं ऑस्मोसिस से बात करूंगी तो हमको बात करनी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल इज हायर देन आउटसाइड द सेल। बात समझ आ गई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज
लोअर आउटसाइड द सेल, लोअर इनसाइड द सेल, और लेकिन आउटसाइड द सेल कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सेल और सेल के बाहर का जो मीडियम है, दोनों ही जगह पर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूं, अच्छे से समझना। हम पहले देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल is more than inside the cell, ठीक है। सेल के बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये हमने एक मीडियम लिया है, तीनों मीडियम को मैं एक साथ आपको बनाकर बताती हूँ। तीन हमने बीकर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए तीनों बीकर में हमने क्या रखा है, सेल रखा है। ये हमारी सेल है, एक हमने सेल रखी है तीनों बीकर के अंदर, ठीक है। पहला जो कंसेप्ट बता रही हूं, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड वाला जो है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो थर्ड वन है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कई बार, ठीक है। सी, अब जो मैंने हाइपरटोनिक कंडीशन ली है, इसके हिसाब से क्या बात बोली गई है कि concentration of solution outside the cell is more inside the cell, ठीक है। कैसे? अब देखो इधर, ये सेल है, ठीक है, और इस सेल में, इस सेल के बाहर, सेल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, डिफरेंट कलर, ये वाटर है, क्लियर। वाटर के अंदर सेल डिप है, सेल के अंदर भी वाटर है, ठीक है। जो मैंने डॉट बनाए हैं दीज आर द सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर हो रही है बात? और जो मैंने लाइन खींच के बनाई है दैट इज वाटर पार्टिकल्स। क्लियर हो रही है बात बेटा? चलिए अब देखो यहां पे, अब समझने वाली बात ये है कि जो मैं डॉट पार्टिकल्स बनाऊंगी बेटा, ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक है। सी, अगर मैं सेल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इस सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट सबसे ज्यादा कहां में दिखाई दे रहे हैं? सेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमें इस सॉल्यूशन में ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। दीज आर सॉल्यूट, एंड दिस इज वाटर, और वही सेल की केस में दिस इज वाटर, है ना, और दिस इज सॉल्यूट। क्लियर? तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहां ज्यादा है?
सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में ज्यादा है और वाटर कम है, ठीक है। मैं केस बता रही हूं बेटा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, देखो ध्यान से। और सेल के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है। वी ऑल नो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलवेंट प्लस सॉल्यूट, ये हमें पता है। तो ये जो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो प्लस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो, और हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है बेटा जिसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है। बस समझ आ रही है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर के कंसंट्रेशन से लो होता है, ठीक है। एक चीज और, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब कहीं वर्ड आए तो ये रेस्पेक्ट में होता है, रेस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करी जाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। मतलब सॉल्यूट का प्रेजेंस और सॉल्यूट का एब्सेंस। तो सेल के अंदर सॉल्यूट का लेवल कम है, वाटर की प्रेजेंस ज्यादा है, और वहीं सेल के बाहर का जो मीडियम है वहां पे वाटर प्रेजेंस कम है और सॉल्यूट का प्रेजेंस ज्यादा है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड द सेल के अंदर वाटर का प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर, और सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, बाहर। वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा आउटसाइड दी सेल। क्लियर हो गई बात, वाटर मूव करेगा आउटसाइड दी सेल। वाटर मूवमेंट कहाँ है, आउटसाइड दी सेल। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और चीज, फिर दोबारा से ध्यान से देखो, फिर दोनों चीजों को हम कंसिडर करके देखेंगे। यहां पे भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे भी वाटर प्रेजेंट है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस से ऑपोजिट केस हो जाएगा ये। अब यहां पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, क्लियर है बेटा, और यहां पे सॉल्यूशन में वो कम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल इज मोर देन आउटसाइड द सेल। क्लियर है, कुछ भी नहीं है बेटा, एक ही डेफिनेशन आपको याद करनी है। दूसरे केस में डेफिनेशन उसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर द कंसेंट्रेशन ऑफ solution inside the cell is more than the concentration of solution outside the cell. सेल के बाहर का जो कंसेंट्रेशन है, मतलब सोल्यूट की प्रेजेंस सेल के बाहर जो है वो कम है, जबकि सेल के अंदर सोल्यूट की प्रेजेंस ज्यादा है। बात समझ आ रही है। सो दिस इज सोल्यूट और ये भी सोल्यूट, दिस इज वाटर, सेल के अंदर वाटर की प्रेजेंस है, दिस इज ऑल्सो वाटर। तो सी, सेल के अंदर वाटर का प्रेजेंस कम है लेकिन सॉल्यूट का प्रेजेंस ज्यादा है, ठीक है। और वही सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का प्रेजेंस कम है लेकिन वाटर का प्रेजेंस ज्यादा है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हायर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड द सेल। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर कहां ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल ज्यादा है। वाटर का मूवमेंट कहां होगा, वाटर का मूवमेंट होगा इनसाइड द सेल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इज मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो बस आपको अब एक ही चीज याद रखनी है बेटा, वो एक चीज क्या याद रखनी है, दोनों ही केस अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सिमिलर रिप्रेजेंट होंगे। किस तरीके से, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के कंसेप्ट के बेस पर। सी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जहां पे आउटसाइड द कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर जब कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बीकर के अंदर ज्यादा देखा, और इसके केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहां हमें मिला, सेल के अंदर। ध्यान से सुनो,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सेल के बाहर ज्यादा है, मतलब जहां सोल्यूट का प्रेजेंस ज्यादा है, दैट इज हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन का सोल्यूट का प्रेजेंस ज्यादा है तो बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। वहीं इसके ऑपोजिट यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसमें पाया जा रहा है, सेल के अंदर। क्लियर। यहाँ पे हाइपोटोनिक की कंडीशन में हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल इनसाइड द सेल इज लो देन आउटसाइड द सेल, या फिर इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लो देन इनसाइड द सेल, जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो सी यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कम होता है, मतलब सोल्यूट की प्रेजेंस कम होती है। क्लियर। तो दिस इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वही कंडीशन हमने यहाँ पे सेल में देखी। ठीक है, यहाँ पे भी सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो देखो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। ये याद रख लो बस, दिस इज द ट्रिक जो हमें याद रखनी है कि वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में करता है, मतलब फ्रॉम वेयर द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लो, जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में हम वही पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर, द ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट ऑफ सोलवेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ रही है बात। जहां हम सॉल्यूशन या वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट या वाटर का मूवमेंट कहां से होता है, जब वाटर का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा है, ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन जहां पे कम है। या सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करें तो फ्रॉम ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और वहीं पे अगर हम इस डेफिनेशन में बात करेंगे तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर के हायर कंसंट्रेशन से वाटर के लोअर कंसंट्रेशन में। और सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो दोनों ही डेफिनेशंस, परसेप्शंस अगर देखें तो बात सही है। और अब ये चीज क्लियर हो गई कि जो ऑस्मोसिस के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है, प्लांट्स के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब जहां पे वाटर का प्रेजेंस ज्यादा होगा वहां से वाटर मूव करेगा इनसाइड दी सेल। और जब सेल के अंदर वाटर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे पानी बाहर आने लगता है, क्योंकि बाहर का, सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा हाई है, वहां का सोल्यूट लेवल ज्यादा है तो उसको वाटर की नीड है। अब दोनों ही केसेस में क्या होगा ये भी देख लीजिए। सी हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर सेल में से पूरा वाटर बाहर निकल जाता है तो सेल क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज। अब प्लाज्मोलाइज सेल क्या है बेटा, प्लाज्मोलाइज सेल वी ऑल नो प्लांट सेल्स आर हैविंग सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल वॉल के पास में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो अपनी पोजीशन से हिलती नहीं है बिल्कुल क्योंकि वो डेड है, बट सेल मेम्ब्रेन हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी में ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, अब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम सेल को डाल देते हैं, सी जब हम पर्टिकुलर प्लांट के सेल्स को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने डाल दिया जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल के अंदर जो वाटर है बेटा, सेल के अंदर जो वाटर की प्रेजेंस है वो क्या हो जाएगी, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, सेल का जो वाटर है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर, ये वाटर के लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। क्लियर। अब इस केस में क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन और जो सेल के ऑर्गेनल जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे, सेल की वॉल को छोड़कर अंदर की तरफ श्रिंक करेंगे। तो सेल वॉल, तो ये सेल वॉल है, ठीक है, और अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, एक तरफ सिकुड़ जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी, सेल वॉल तो वहीं की वहीं प्रेजेंस रहेगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से वाटर प्रेजेंस
खत्म हो गया। और इसीलिए हम कहते हैं, हमें दिखता है ना प्लांट एक टाइम के बाद में सूख जाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि प्लांट सूख गए, लीफ सूख गई, क्यों? क्योंकि उनकी सेल क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, आउटसाइड द इन्वायरमेंट वाटर की प्रेजेंस कम होने की वजह से प्लांट्स में से वाटर क्या होता है, एनवायरमेंट में ट्रांसपायर हो जाता है, और इस वजह से सेल क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मोलाइज एक तरफ श्रिंक हो जाती है और एक टाइम के बाद में वो बिल्कुल डेड हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये कंडीशन कहाँ आती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने कभी नोट डाउन किया होगा, हम किशमिश, रेजिन्स, ठीक है, वो बिल्कुल चिपटे हुए होते हैं, हम जैसे उसको पानी में डाल दें तो आफ्टर कुछ आवर्स के बाद में हमें दिखेगा वो बिल्कुल फूले हुए, अंगूर के जैसे फूले हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जब रेजिन्स है उसके अंदर वाटर कंसेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम है। ठीक है, उसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन मतलब शुगर सॉल्यूशन ज्यादा प्रेजेंट है, पर जैसे हमने उसे वाटर के अंदर डाला तो वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और वाटर में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के हिसाब से क्या होगा, वाटर एंटर करेगा रेजिन के अंदर। ठीक है, तो रेजिन क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर प्रेजेंस हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये कुछ ऑस्मोसिस की एक्टिविटीज हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है, और इसी वजह से प्लांट्स के अंदर रूट्स के थ्रू लीव्स तक प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और फूड भी इसी तरीके से ही फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ ट्रीज मूव करता है। लास्ट जो केस है दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन इक्वल होता है। कहां? सेल और सेल के अंदर। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही कंसंट्रेशन इक्वल रहता है। कहां? सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। ये ऐसा सॉल्यूशन है इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू इनसाइड द सेल। Concentration of solution inside the cell is equal to the concentration of solution outside the cell. सेल के अंदर जो concentration of solution है, मतलब solute और solvent का जो presence है वही same to same solute के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, सेल के अंदर जो solute का concentration है वो बिल्कुल सेल के बाहर जितना solute का concentration है उसी के बराबर है। ना ही solute सेल के अंदर ज्यादा है, ना ही solute सेल के बाहर ज्यादा है। तो वाटर क्या होगा, ना तो बाहर मूव करेगा ना ही अंदर मूव करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी यहाँ पे, ना ही वाटर मूव करेगा आउटसाइड द सेल, ना ही वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। क्लियर? यहाँ पे कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल सेम होती है। सो दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑस्मोसिस प्लेस नहीं करेगा। ये ही दो चीज हमें इंपॉर्टेंटली जाननी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेल के बाहर ज्यादा होता है, सॉल्यूट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और वही इसका ऑपोजिट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो कंडीशन हमें सेल में देखने को मिलती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में सेल के बाहर जो कंडीशन है, जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होते हैं, और वही कंडीशन हमें यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर देखने को मिलती है। तो इससे हमें ये जानने को मिला कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मूव कर रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से मूव कर रहा है वाटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? तो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको रैंडमली बता देती हूँ। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिफ्यूजन, सी डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वहीं ऑस्मोसिस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मीडियम में अकर करता है। क्लियर हो गई ये बात? दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि डिफ्यूजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं, पर ऑस्मोसिस का जो मॉलिक्यूल है, जो मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के अंदर होता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद में बात करूं तो डिफ्यूजन के अंदर फ्री एनर्जी मूवमेंट होता है। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट किसी एनर्जी के बेस पर नहीं होता। हाँ, बट डिफ्यूजन के अंदर क्या चीज आ रही है कि कोई अदर सब्सटेंसेस का प्रेजेंस होने की जरूरत वहां नहीं है। डिफ्यूजन के अंदर आपने देखा, आपने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, वो धुआं अपने आप ही इस जगह से उस जगह पे पहुंच जाएगा, किसी अदर सब्सटेंस की नीड नहीं पड़ी इसको। ठीक है,
लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर आप देख रहे हैं वाटर का मूवमेंट हो रहा है, पर साथ में उसको सॉल्यूट की भी रिक्वायरमेंट है, सॉल्यूशन चाहिए जिसमें सॉल्यूट और सोलवेंट दोनों प्रेजेंट हो, तभी ऑस्मोसिस का मूवमेंट होगा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट ही सोलवेंट प्रेजेंट है तो मूवमेंट हो जाएगा, या सिर्फ सॉल्यूट ही सॉल्यूट प्रेजेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है माय डियर। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और, डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर ऑस्मोसिस के अंदर मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलोगे मेम्ब्रेन कहाँ है मैम? सी दिस, ये सेल है, सेल की मैंने बात करी तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, समझ में आई बात? ये सेल है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो सेल मेम्ब्रेन की नीड है, पर डिफ्यूजन के अंदर मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने 2 बॉल का एग्जाम्पल लिया था, आयरन बॉल का, क्या उसमें मैंने कहीं बीच में मेम्ब्रेन लगाई थी? अगरबत्ती के एग्जाम्पल में कहीं पे मेम्ब्रेन आया? नहीं आया ना। इवन जो मैंने आपको ग्लास ट्यूब का एग्जाम्पल बताया वहां पे भी मैंने मेम्ब्रेन हटा दी थी। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, बट इस केस में मेम्ब्रेन की नीड होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे।